विवेक जी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि इस यात्रा के पहले राहुल गांधी की जो छवि थी, कांग्रेस पार्टी की जो छवि थी, और अब उसमें एक फर्क आया है। लेकिन क्या अभी भी उनकी छवि ऐसी हो गई है जिसमें कि ममता बनर्जी भी उनको अपना नेता मान लें, समाजवादी पार्टी भी उनको नेता मान लें, मायावती भी उनको नेता मान लें? आशुतोष जी, पहले मैं थोड़ा सा दूसरी बात करूंगा। जो कांग्रेस का जो जो भी पोस्चरिंग अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, तो अभी जो लेटर, आप जिस लेटर का आपने जिक्र किया उसमें जो कुछ भी बातें मेंशन्ड है, तो उस सिलसिले में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे स्पष्ट ये दिख रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को किस तरह से 2024 में मात दी जा सकती है, इसका पूरा अभ्यास किया है। चार फैक्टर्स जो है जो बीजेपी के फेवर में जाते हैं। एक तो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, दूसरा उनका इलेक्शन मशीनरी है जो बहुत फॉर्मिडेबल है, तीसरा है उनका हिंदुत्व और चौथा है उनका लाभार्थी पॉलिटिक्स। तो ये चारों उनके जो स्ट्रेंथ्स है, उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, इसका पूरा विचार शायद कांग्रेस पार्टी में हुआ है। तो सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर है वो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट, उसको काउंटर करना सबसे महत्वपूर्ण उनका एक एजेंडा था, जिस एजेंडा के तहत इस यात्रा की संकल्पना की गई और इस यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया गया। और अभी इस यात्रा या चरम सीमा पर आ गई है, और 31 तारीख को, 30 तारीख को जो जो कुछ भी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें सारी पार्टियों को उन्होंने बुलाया है। 3 पार्टियों को नहीं बुलाया है, वो गलत है। मुझे लगता है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे उनको बुलाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाया, वो गलत है। लेकिन दूसरा जो उन्होंने किया है, ये जो लेटर पहुंचाने की जो बात है, वो 10 लाख बूथ तक लेटर पहुंचाना है। ये भी बीजेपी का जो एक इलेक्शन मशीनरी वाला जो एक फैक्टर है, उसको कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के हिसाब से ये मेरे ख्याल से स्टेप उन्होंने कंसीव की है। तीसरा जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो बीजेपी के फेवर में जाता है, तो उसके उसके लिए भी कांग्रेस ने इस पूरी यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी हमने देखा, कई मंदिरों में जाते हुए देखा, गुरुद्वारों में जाते हुए देखा, और वो शाल ओढ़कर आरती करना वगैरह वगैरह, ये सब जो है, ये एक तरह से हिंदुत्व की बात करने, मतलब वो उस तरह का हिंदुत्व नहीं जिस तरह का हिंदुत्व बीजेपी करती है। भारत जोड़ो यात्रा के केंद्र में हमेशा ही सेकुलरिज्म का मुद्दा रहा है, सद्भाव का मुद्दा रहा है। ये नहीं कि हिंदू श्रेष्ठ है और या इस देश में हिंदुओं की चलेगी वाला बात, वो वाली बात उसमें नहीं है, वो वाला एलिमेंट उसमें नहीं है। लेकिन हम हिंदू धर्म को भी अहम मानते हैं, इस तरह से एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया है। चौथी जो बात है वो लाभार्थी पॉलिटिक्स। ये जो 500 रुपए में सिलेंडर देने वाली बात है, मुझे लगता है बीजेपी का जो एक चौथा स्ट्रांग पॉइंट है, जो उनका स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, वो उसको मात देने के लिए ये 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की गई है। मुझे याद है जब 2014 में मोदी जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के लिए पेश कर रहे थे, उस समय जिस तरह की बातें की गई बीजेपी की तरफ से, हम 40 रुपए में सिलेंडर, 40 रुपए में पेट्रोल देंगे, 40 रुपए प्रति लीटर में हम पेट्रोल बेचा जा सकता है, कैसा बेचा जा सकता है हम दिखा देंगे, वगैरह वगैरह। उसी तरह से मेरे ख्याल से उसी तर्ज पर ये 500 रुपए की जो बात की गई है, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा ये ठीक है, मतलब आपको इलेक्शन के लिए सब करना पड़ेगा, आपको राजनीति में सब करना पड़ेगा, लेकिन कल जाकर अगर ये आप नहीं कर पाए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी उसी तरह से जीरो हो जाएगी जिस तरह की बीजेपी से जिस तरह से बीजेपी की हुई है। ठीक है, उसको अभी समय है। लोग इस तरह के बहकाव में आते हैं या नहीं आते हैं, ये बात दूसरी है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी के एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है, उनके लिए चैलेंजर कौन है अपोजिशन में, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस जिस तरह से मोदी जी के बारे में बोला जाता है, जो टीना फैक्टर की बात की जाती है कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसलिए लोग मोदी मोदी जी को चुनते हैं। उसी तरह से अगर अपोजिशन के बीच में चुनाव होना है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का, तो कौन है? क्या नीतीश कुमार जी को ऑल इंडिया अपील है? क्या ममता बनर्जी को ऑल इंडिया अपील है? ऑल इंडिया अपील जिन दो लोगों को है, उसमें राहुल गांधी ये सबसे ऊपर है। नंबर 2 पर मैं केजरीवाल जी को मानता हूँ। आज भी अगर वो बाकी स्टेट्स में चले जाए, तो उनको जितना अपील है उतना शायद किसी और दूसरे नेशनल लीडर को नहीं है। तो लेकिन राहुल गांधी जी का जो अपील है वो सबसे ऊपर है। अगर अपोजिशन को किसी को चुनना है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो किसको चुनेंगे वो? राहुल गांधी जी को ही चुनना पड़ेगा। भले उनमें 100 खामियां आज भी है,
आज भी वो बहुत ज़्यादा कोहेरेंट बात नहीं करते हैं। उसमें कई बार जिस तरह से मतलब कुछ-कुछ बातें कंट्रोवर्शियल उन्होंने कही है, सावरकर जी की बात कही है जो नहीं कहनी चाहिए थी, बिल्किस बानो का केस जो है उसमें उन्होंने कुछ कहना चाहिए था, वहाँ पर कुछ नहीं कहा। तो बहुत सारा इनकोहेरेंस उनकी बातों में आज भी है। वो आज भी मोदी जी के टक्कर में उतने सशक्त नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो इवेंट कांग्रेस ने खड़ा किया है भारत जोड़ो हम्म, का, उसमें हम्म। उनका रिब्रांडिंग ज़रूर हुआ है और वो आज सबसे बड़े अपोज़िशन के नेता के रूप में निखर कर उभर आए हैं। इसमें कोई 2 बात नहीं है, उसमें कोई 2 राय हो बट नहीं सकती बट विवेक जी, और उसको ही हाँ जी, जी। क्या कांग्रेस उस दिशा में पोजीशनिंग करनी शुरू कर दी कांग्रेस पार्टी ने? करनी तो चाहिए लेकिन वो तो तपस्या की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को तपस्वी के रूप में सामने लाना चाहते हैं, तो जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात होगी, तो आप किस किस मुँह से उनको खड़ा करेंगे? क्योंकि लोग तो बोलेंगे आप तो कल तक तपस्वी की इमेज में थे, आज एकदम प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। तो ये हम्म, तपस्वी वाला जो नैरेटिव है, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं गलत हो गया है। इस हम्म। तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप सीधी-सीधी हार्ड पॉलिटिक्स की बात करिए, वो ज़्यादा ठीक है। लोगों को पसंद आएगी। हम्म, जी, तो ये मोदी जी बिल्कुल। का जिस तरह से एक मोदी मोदी जी का जो 2 इमेजेस मैं आपको अपनी छोटी बात खत्म करूँगा। मोदी हम्म, जी की जो 2 इमेजेस है, एक 56 इंच सीधा वाली, उसको काउंटर करने के लिए टी-शर्ट पहनकर इतनी ठंड में घूमना ये एक बात हुई और दूसरी जो बात है वो मोदी जी के पर्सनैलिटी को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया है, वो हम्म, सारा का सारा जो है उस पर पानी फिर जाएगा अगर हम्म। आप अपने आप को एक एसेटिक के रूप में सामने लाएँगे, तो ठीक है। वो नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।